हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। सो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी भूमि सुधार का आंशिक कार्यान्वयन समझा चुकी हूँ। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो HYV सीड्स प्रौद्योगिकी के तत्व रहेगा। मीन्स कि इसके अंदर हम HYV सीड्स के इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे देखेंगे या किस तरीके से भारत पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम इसका सकारात्मक प्रभाव देखें, हम इसके 4 तत्व, अगर हम इसके तत्व देखें तो वो टोटल हमें 4 तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। मीन्स की जो HYV सीड्स होती थी वो अधिक उपज देने वाले बीज होते थे, जिससे हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि किसान के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वृद्धि देखने को मिली। सो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग भारत ने सन 1965 में बच्चों शुरू किया। कब शुरू किया HYV सीड्स को उपयोग? सो बच्चों, भारत ने HYV सीड्स को उपयोग अधिक उपज देने वाले बीज को उपयोग सन 1965 में किया, क्योंकि सन 1965 से पहले भारत अपने परंपरावादी बीजों का इस्तेमाल करता था। सो परंपरावादी बीजों का स्थान जो था वो HYV सीड्स ने ले लिया और उसके स्थान पर परंपरावादी बीजों के स्थान पर अब हाई क्वालिटी यील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम कुछ फसलों की बात करें कि HYV सीड्स ने किन अधिक उपज देने वाले बीजों में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त करी, तो वो बच्चों गेहूं था, बाजरा था, चावल था, मक्का था, ज्वार था और कपास था, जिसमें इन फसलों ने अधिक उपज देने वाले बीजों में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। और इन बीजों के कारण जो हमारे किसान का जो एक उत्पादन का लेवल था, एक प्रोडक्शन का लेवल था, उसके स्तर में बच्चों यहाँ काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। सो हम इस थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अभी यहाँ पर अधिक उपज देने वाले बीज का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फसलों को या गेहूं की फसलों को काफ़ी लंबा यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ दिखाया गया है अधिक फसल उत्पादकता। मीन्स की अधिक उपज देने वाले बीज का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पर अधिक जो फसल का एक उत्पादकता का स्तर है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। सो आई होप आपको उसका फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग यहाँ पर शुरू हुआ और कौन से सन में हुआ। सो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग मीन्स कि HYV सीड्स का उपयोग 1965 में शुरू हुआ। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट पे इसने बोला है रासायनिक खादों का प्रयोग। मीन्स कि बच्चों जो HYV सीड्स होती थी उसके इस्तेमाल के लिए हमें खेत में अधिक खाद की ज़रूरत होती थी। मीन्स कि रासायनिक खाद की ज़रूरत होती थी, जिसके चलते यहाँ पर रासायनिक खाद के प्रयोग में भी वृद्धि हुई। आई होप आप लोग ये बात याद रखोगे कि HYV सीड्स के लिए हमें अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की ज़रूरत होती थी। सो हमें अधिक उपज देने वाले बीज का उपयोग करने के लिए रासायनिक खाद की ज़रूरत होती थी, जिसके कारण रासायनिक खाद के प्रयोग में भी हमारे यहाँ वृद्धि हुई। अगर हम फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, मीन्स की FI की बात करें, तो उसने बोला है इसके आंकड़ों के अनुसार सन 2018 का जो टाइम पीरियड था उसमें लगभग 272.28 लाख टन रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ था। सो आई होप आप ये छोटा सा डाटा याद रखोगे कि FAI के अनुसार, फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार सन 2018 से 19 के दौरान में यहाँ पर 272.28 लाख टन रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ था। क्यों होता इस्तेमाल यहाँ पर बच्चों? इसलिए हुआ था क्योंकि जब तक HYV सीड्स की स्थापना हो चुकी थी और HYV सीड्स के उपयोग के लिए यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की ज़रूरत थी, जिसके चलते यहाँ पर रासायनिक खाद के उपयोग में भी हमें वृद्धि देखने को मिली। और ये FAI की फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FAI। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। मीन्स किसने बोला है फसल की प्रोटेक्शन के लिए, इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता था। कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यहाँ पर उपयोग किया जाता था फसल को खराब होने से बचाने के लिए। सो इस तरीके से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाई के किस तरीके से यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, ताकि हमारे फसल को एक प्रोटेक्शन मिलती रहे।
क्योंकि जब हम HYV बीजों का उपयोग करते थे तो उसके उपयोग के साथ साथ यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि जो फसल है उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे और वो कीड़े मकोड़े से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए यहाँ पर 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए फसल के संरक्षण के लिए या फसल के प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ तक कि इसके साथ साथ यहाँ पर एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंधन कार्यक्रम भी अपनाया गया, जिसके अंदर काफ़ी सारे लॉज और रूल को बनाया गया है कि किस तरीके से फसल को ख़राब होने से बचाया जाए। बच्चों, अब हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहता है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, कि जब हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते थे तो उसके उपयोग के लिए यहाँ पर अत्यंत सिंचाई की आवश्यकता होती थी। देन उसके बाद यहाँ पर HYV सीड्स का इस्तेमाल होता था, जिसके कारण यहाँ पर फसलों में सिंचाई की सुविधा का भी विस्तार देखने को मिला। आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हरित क्रांति की 2 विशिष्ट अवस्थाओं को समझेंगे, फेज़ 1 को और फेज़ 2 को। जब तक के लिए गुड बाय।